आज का हमारा नया टॉपिक है ना। ये टॉपिक है आपका रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स। तो रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स में ये जो टॉपिक हमारा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में कोई भी इंटरव्यू होगा, आपका एडमिन का होगा, डेवलपमेंट का होगा या कंप्लीट सेल्स फोर्स का इंटरव्यू होगा, तो इसमें से क्वेश्चन जो पूछे ही जाएंगे, मैंडेटरी ही है। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि रिलेशन इन सेल्स फोर्स से क्वेश्चन आपसे ना पूछे जाए, इसके बिना इंटरव्यू कंप्लीट ही नहीं होता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि करेक्टर है सेल्स फोर्स का। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट में भी यूज होगा, काफ़ी जगहों पे यूज होगा, और एडमिन में भी इसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिलेशनशिप होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, अपने डे टू डे लाइफ में देखें, तो हमारे फैमिली में या हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वो एक रिलेशन में होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एक पेरेंट और चाइल्ड के बीच भी रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच भी रिलेशनशिप होता है। और जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे और आपके बीच के जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ट्रेनर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है। इस तरह से एक रिलेशनशिप ये भी होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी एक तरह से रिलेशनशिप होता है। फ्रेंड और फ्रेंड के बीच भी एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल टर्म में हम बात करें तो रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा कि दो लोग होंगे, कम से कम दो लोग तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशनशिप है, टू पीपुल्स हमारे पास होने चाहिए। रियल सिनेरियो की बात करें तो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब जो रियल टाइम रिलेशनशिप है या डे टू डे लाइफ में रिलेशनशिप, उससे हमारा मतलब नहीं है। यानी रिलेशनशिप जो है वो लिविंग थिंग्स के बीच हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच भी हो सकता है। लिविंग थिंग्स का मतलब, हमारे कहने का मतलब कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, टीचर स्टूडेंट रिलेशन, वाइफ एंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, ये हो गया लिविंग थिंग रिलेशन। और नॉन लिविंग थिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉन रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो ये जो रिलेशनशिप होता है, ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो कहाँ से आया है, डेटाबेस से आया है। डेटाबेस का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो डेटाबेस वेंडर्स हैं, डेटाबेस बनाती हैं। जैसे ओरेकल हो गया, माई स्क्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे डेटाबेस वेंडर्स हैं जो डेटाबेस को यूज करते हैं। ठीक, हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक रिलेशन बनाते हैं। यानी डेटाबेस में रिलेशन बनाने का क्या मतलब है, डेटाबेस में रिलेशन बनाने का मतलब है कोई भी डेटाबेस होगा तो वहाँ पर उस डेटाबेस में टेबल का कॉन्सेप्ट आएगा, टेबल। ठीक, तो जो रिलेशन बनता है वो टेबल के बीच बनता है। ठीक है, हम अभी सेल्स फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल टर्म की बात कर रहे हैं। यानी रिलेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, डेटाबेस में टेबल होना चाहिए। और कोई भी डेटाबेस हो सकता है, किसी भी कंपनी का डेटाबेस हो सकता है। आप हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डेटाबेस यूज कर रहे हैं जिसको एसक्यूएल सर्वर कहा जाता है,
ओरेकल कंपनी का डेटाबेस यूज कर रहे हैं जो माई कहा जाता है या फिर ओरेकल कहा जाता है, ठीक है। तो इन डेटाबेस में जो टेबल होते हैं उनके बीच में रिलेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले एक फिगर से सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा लास्ट टाइम है तो इसको इसी बनाते हैं। इन डेटाबेस, डेटाबेस का एक कॉन्सेप्ट है। डेटाबेस में कैसे होता है, तो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ एक टेबल है, इस टेबल में टेबल का नाम रख देते हैं। टेबल का नेम मान के चलते हैं हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल। इसमें कुछ कॉलम्स हैं, कुछ कॉलम्स बने हुए हैं इस तरह से। और दूसरा टेबल भी हमारे पास है, मान के चलते हैं इसका नेम है सब्जेक्ट टेबल। इसमें भी कुछ कॉलम्स हैं, तो स्टूडेंट टेबल में कॉलम का नाम मान के चलते हैं कि यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ठीक। ये कुछ कॉलम दिए हुए हैं स्टूडेंट टेबल में। और दूसरा सब्जेक्ट टेबल में जो स्टूडेंट पढ़ता है उसका सब्जेक्ट आईडी है, उसका सब्जेक्ट का नेम है, कितना ड्यूरेशन है उस सब्जेक्ट का, कितने टाइम तक चलेगा कोर्स। तो ये दो टेबल हमारे बीच हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट टेबल और सब्जेक्ट के बीच एक रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। इस जो रिलेशन बनेगा, यानी जो स्टूडेंट टेबल और सब्जेक्ट टेबल के बीच जो रिलेशन बनेगा उसको टेक्निकल टर्म में, डेटाबेस के टर्म में कहा जाता है ज्वाइंस, कहा जाता है ज्वाइंस। यानी दोनों टेबल के बीच हम क्या बनाते हैं, ज्वाइंस बनाते हैं, ज्वाइंस यूज करते हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया। ठीक है, चलिए इतना ही देख लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल हो गया। और तो इनके बीच जो हम रिलेशन बनाते हैं उसको ज्वाइंस कहते हैं। जब आप इंजीनियरिंग में, अगर इंजीनियरिंग आपने किया है तो वहाँ पे ये ज्वाइंस, यानी दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे चीज़ होती हैं।
जिनको टेक्निकली कहा जाता है लेफ्ट ज्वाइन, पढ़ा होगा आपने, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ईपी ज्वाइन, इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, तो दो टेबल के बीच जो रिलेशन बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है ज्वाइंस। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हमारा जनरल जो डेटाबेस होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन जो सेल्स फोर्स है, जो हमारा सेल्स फोर्स है, वो सेल्स फोर्स इस कॉन्सेप्ट को यूज तो करता है लेकिन नाम उसको अलग दिया हुआ है। यानी सेल्स फोर्स में अगर हम देखें तो सेल्स फोर्स के अंदर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सेल्स फोर्स के अंदर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो सेल्स फोर्स में क्या होता है, सेल्स फोर्स में जब दो टेबल के बीच हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक, तो उस चीज को एक नया नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। यानी दो टेबल के बीच अगर सेल्स फोर्स में दो टेबल के बीच कनेक्शन करना है, हमें रिलेशन बनाना है, तो ज्वाइंस के जगह पे जो डेटाबेस में यूज किया जाता है उसके जगह पे सेम चीज को यहाँ पे कहेंगे हम रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो टेबल्स है सेल्स फोर्स के अंदर का जो टेबल्स है उसको टेबल्स तो कहते नहीं है, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। यानी स्टूडेंट टेबल क्या हो गया हमारे केस में सेल्स फोर्स के टर्म में, ऑब्जेक्ट्स हो गया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स हो गया। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह से सब्जेक्ट टेबल की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट टेबल में हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सेल्स फोर्स में ज्वाइन का कॉन्सेप्ट तो यूज किया जाएगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन यहाँ पे उसका नाम चेंज हो गया है। सेल्स फोर्स में उसका नाम चेंज हो गया है जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। और जो टेबल होता है डेटाबेस के अंदर उसको यहाँ पे कहा जाएगा टेबल ना कह के उसको कहेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स, या सब्जेक्ट टेबल ना करके हम कहेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टर्म बदल गए, कॉन्सेप्ट वही है जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन टर्म बदल गए, नाम बदल गए, लेकिन इंटरनल वो हम समझेंगे कैसे, स्टूडेंट टेबल है, सब्जेक्ट टेबल है, दोनों के बीच ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन सेल्स फोर्स में उसमें कहेंगे कि जब हमें ज्वाइन करना है, दो टेबल के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो एक ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है, दूसरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट को इंटरनल हम यूज करेंगे। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन इस फिगर के अकॉर्डिंग डिफिनीशन क्या हो जाएगा, डिफिनीशन होगा हमारा, इफ वी वांट टू connect two objects, दो ऑब्जेक्ट होंगे, और कौन कौन से होंगे, स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट कस्टम ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स provide
एक कॉन्सेप्ट, that concept is known as relationship in Salesforce. Relationship in, यानी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, कस्टम ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इन दोनों के बीच हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक। तो उस रिलेशन को, ठीक, उस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे? रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स कहेंगे। अब ये जो रिलेशन होता है, ठीक, ये इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। सेल्सफोर्स में जो रिलेशन बनाते हैं, जैसे डेटाबेस में हम रिलेशन बनाते हैं तो वहाँ पे भी होता है, क्या क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे होता है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ईपी ज्वाइन है, इस तरह की ज्वाइनिंग का नाम रख के होता है। तो उसी तरह से सेल्सफोर्स के अंदर भी जो रिलेशन बनेगा उसके भी अपने टाइप्स हैं। वो रिलेशन कितने तरह के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। नोट डाउन कर लेते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ relationship. There are 6 types of relationship in Salesforce. 6 तरह के रिलेशन होते हैं। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स, तो आपको बताना होगा कि 6 तरह के होते हैं। जो पहला रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं लुकअप रिलेशनशिप। लुकअप रिलेशनशिप। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो थर्ड हमारा है, उसको बोलते हैं मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा है 4th नंबर, हायरार्किकल रिलेशनशिप। हायरार्किकल रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो होता है वो होता है 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, या फिर एक्सटर्नल रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रिलेशनशिप। अब जो पहला रिलेशनशिप है ये लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ठीक है। तो शुरू के जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है।
तो ये जो रिलेशनशिप होता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ये आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट वी कैन नॉट सीन, आप उसे देख नहीं सकते। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लुकअप रिलेशन, मास्टर रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन ये मेनी टू मेनी जो है आप उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन सेल्स फोर्स में यूज होता है। तो कैसे यूज होता है वो हम देख सकते हैं। ये जो हमारा फोर्थ हायरार्किकल रिलेशंस, ठीक है, ये स्पेशल टॉपिक हमारा है यूजर। ठीक है, यूजर प्रोफाइल की मैं बार बार बात करता हूँ। तो वहाँ पे यूजर रिलेशनशिप जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा कि हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या होता है। जनरल वे में दिखता नहीं है, लेकिन जब यूजर पे आप जाएंगे तो यूजर प्रोफाइल को देखेंगे तो ये दिखेगा, अगर नॉर्मल वे में नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद वन टू वन रिलेशन है, वन टू वन रिलेशनशिप है, ये भी हम देखेंगे। और साथ में एक्सटर्नल रिलेशनशिप। एक्सटर्नल रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि ये जो है हमारा जो पार्ट है, ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब डेवलपमेंट वाले पार्ट में ये इसका प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो सेल्स फोर्स है, सेल्स फोर्स में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट में आप डेटा रखते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने जो एक ऑब्जेक्ट बनाया था सेल्स फोर्स में, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट। तो उसमें क्या क्या रखा था आपने, फील्ड बहुत सारे रखे थे। स्टूडेंट का नाम रखा था, स्टूडेंट का रोल नंबर रखा था, स्टूडेंट का एड्रेस रखा था, हैं, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ रखा था। तो वो क्या है, वो एक डेटा है। ठीक, अब आप चाहते हैं कि वो डेटा, ठीक है, कोई बाहर की दूसरी टेक्नोलॉजी से यूज करे। यानी डेटा क्या है, जो सेल्स फोर्स में डेटा रखा गया है वो जावा का एप्लीकेशन एक जगह पड़ा हुआ है और एक सेल्स फोर्स का एप्लीकेशन। आपने सेल्स फोर्स में वो डेटा रखा है स्टूडेंट का, लेकिन उस डेटा को जावा वाले एप्लीकेशन को चाहिए, वो डेटा जो है जावा वाले एप्लीकेशन को चाहिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्ट को जावा का जो प्रोग्राम है, यानी जावा का जो ऑब्जेक्ट है, जावा में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, उसे एक्सेस कर पाए। यानी सेल्स फोर्स में जो डेटा रखा गया है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है, उसे सेल्स जावा के एप्लीकेशन में जावा को चाहिए। ठीक, तो सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट कराने के लिए, जावा के ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए टर्म आता है इंटीग्रेशन। यानी डेटा मेनली काम क्या है, डेटा इंटरचेंज करना है। यानी सेल्स फोर्स में जो डेटा है वो जावा वाला बंदा ले सकता है, जावा का एप्लीकेशन यूज कर रहा है, जो डेटाबेस यूज कर रहा है उसको मिल सकता है। या फिर जावा में जो इंफॉर्मेशन रखी गई है, जावा के अंदर जो डेटाबेस टेबल है, उस टेबल में जो कोई इंफॉर्मेशन रखी गई है वो हम चाहते हैं सेल्स फोर्स और को चाहिए। ठीक, तो सेल्स फोर्स को जावा का चाहिए, जावा वाले का सेल्स फोर्स को चाहिए। इन दोनों के बीच हम कम्युनिकेशन कर पाए। दोनों टेक्नोलॉजी क्या है, अलग अलग है। सेल्स फोर्स एक अलग टेक्नोलॉजी है, जावा एक अलग टेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों के बीच डेटा का इंटरचेंज अगर आप करना चाहें तो उसके लिए यूज किया जाता है एक्सटर्नल लुकअप। जो डेवलपमेंट का पार्ट है, डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन होता है वो इसमें होता है। इसका रियल एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप, इसका रियल एग्जांपल ले सकते हैं एटीएम। जैसे एटीएम है, अब एटीएम स्टेट बैंक का एटीएम है, अब उसके अंदर सॉफ्टवेयर बना है, में भी हो सकता है वो C++ में बना हो, पैसा जो निकालते हैं आप एटीएम से। ठीक, तो आपका अकाउंट तो स्टेट बैंक के अकाउंट, स्टेट बैंक के एटीएम के थ्रू आप पैसा निकाल रहे हैं, उसका एप्लीकेशन अलग है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है। लेकिन आप दूसरे बैंक से भी पैसा निकाल लेते हैं, आप दूसरे बैंक के एटीएम से भी जाके निकाल लेते हैं। अब वो एटीएम जो दूसरा बैंक का एटीएम, मान लीजिए एक्सिस बैंक में आप गए या HDFC बैंक में गए अपना कार्ड लेकर के, वहाँ पे भी आपने कार्ड स्वैप किया। ठीक, तो क्या हुआ, वो अलग टेक्नोलॉजी है, वो जावा में भी बनी हो सकती है। तो जावा के एप्लीकेशन ने जो बैंक का स्टेट बैंक का जो एटीएम है वो दूसरे टेक्नोलॉजी में डेवलप किया गया है, उसके साथ कम्युनिकेट किया। यानी डेटा का इंटरचेंज हुआ एक टेक्नोलॉजी से C++ की टेक्नोलॉजी से, या सी में जो बना हुआ बैंक का एप्लीकेशन है
या एटीएम का एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप किसी दूसरे डेटाबेस, दूसरे टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आप पैसे निकाल पाते हैं। तो डेटा का क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, एक दूसरे में डेटा क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ठीक, तो इस तरह की चीज़ों को यूज करने के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक, तो वो इंटीग्रेशन जावा में भी होता है, पीएचपी में भी होता है, डॉटनेट में भी होता है और सेल्सफोर्स में भी है। कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन इनके सबके सिंटेक्स अलग हैं, तरीके अलग हैं। तो ये जो है हमारा जो पार्ट है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल रिलेशनशिप। तो ये तो हो गया कि हमारा सेल्स फोर्स में हम कितने तरह से पढ़ेंगे। अब जो जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट के यहाँ, और हर टेक्नोलॉजी के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, डेटाबेस के में तो होता ही होता है, सेल्स फोर्स ने बनाया तो सेल्स फोर्स में दिया हुआ। तो पहले हमें ये समझना होगा, ठीक है, अब लुकअप और मास्टर डिटेल और ये रिलेशन पढ़ने से पहले कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी नीड क्या है। ठीक, वो नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। वाई इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स। अब एक फिगर से सारी चीज़ें समझते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, पहले कॉलम का नाम आईडी है, दूसरे कॉलम का नाम नेम है, तीसरे कॉलम का नाम एज है, चौथे कॉलम का नाम डिपार्टमेंट है, और पांचवें कॉलम का नेम लोकेशन है। ये बना हुआ है। ठीक है, इस टेबल का नाम इम्प्लाई है, इम्प्लाई टेबल है। ठीक, और अगर सेल्स फोर्स में बात करें तो इसको हम कहेंगे इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया, एज हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, लोकेशन हो गया, और भी बहुत सारे कॉलम इसमें बने हुए हैं। मान के चलते हैं इतना हमारे पास है। अब इसमें कुछ डेटा दिया हुआ, डेटा भी फिल कर लेते हैं, चीज़ें सही से समझ में आएंगी हमें। मान के चलिए ये हमारा है आईडी, उसका 101 है, नेम उसका अमित है, ठीक, एज 55 है, डिपार्टमेंट सेल्स है, सेल्स डिपार्टमेंट में वो काम करता है, और लोकेशन उसका दिल्ली है। ठीक, इस तरह से दूसरा जो इम्प्लाई है उसका नाम योगी है, एप्लीकेशन सही नहीं है, 102,
एज है 45, ये भी सेल्स में काम करता है और ये इसका लोकेशन है बॉम्बे। एक और एम्प्लॉई है जिसका एम्प्लॉई आईडी 103 है, मोदी मान लेते हैं। इसका एज 50 इयर्स है, ये आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है और इसकी जो लोकेशन है वो कानपुर में है। नेक्स्ट एम्प्लॉई 1.804 है, ये राहुल है, इसकी एज 55 है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है और ये पुणे में, इसकी जो लोकेशन है वो पुणे में है। ठीक है, तो ये इम्प्लाई टेबल है। अब मान के चलिए कि ये जो टेबल है एचसीएल कंपनी में, एचसीएल कंपनी का टेबल है। ठीक है, तो जब भी एचसीएल कंपनी का, आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो सारे ब्रांचेज के लिए अलग अलग बहुत सारे एम्प्लाई हैं उसमें। तो दिल्ली की ब्रांच अलग है, बॉम्बे की ब्रांच अलग है, कानपुर की ब्रांच अलग है, पुणे की ब्रांच अलग है, सारी ब्रांचेज अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन सारे ब्रांचेज का अलग अलग टेबल नहीं बनाया गया, अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं रखा गया एम्प्लाई का। वो सेंट्रल एक टेबल बना दिया था हर ब्रांच का और उसमें डेटा इंसर्ट कर दिया जाता है कोड नंबर के अकॉर्डिंग। तो मान के चलते हैं कि सेल्स जो है दिल्ली में, तो डिपार्टमेंट है सेल डिपार्टमेंट दिल्ली में लोग काम जो करते हैं 500 एम्प्लाई काम करते हैं। दिल्ली के सेल्स ब्रांच में 5000 एम्प्लाई काम करते हैं, वर्किंग है। इस तरह से सेल्स डिपार्टमेंट है बॉम्बे, बॉम्बे में भी लोग 5000 लोग काम करते हैं। ठीक, उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट है, ये कानपुर में है इनका, इसमें भी 5000 लोग काम करते हैं, 5000। इस तरह से मार्केटिंग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये है पुणे में इनका, इसमें भी 5000 लोग काम करते हैं, 5000 लोग काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है 5000 लोग काम करते हैं, तो टेबल तो एक ही है। अब इसमें इम्प्लाई जो है अमित इम्प्लाई जो है सेल्स में काम करता है, एक एंट्री उसकी हुई है। फिर दूसरा इम्प्लाई आएगा, ठीक, उसका भी कुछ इम्प्लाई नंबर होगा, आईडी होगा, उसका कुछ नेम होगा, उसका कुछ एज होगा, और डिपार्टमेंट यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, सेल्स लिखना पड़ेगा। फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, 5 के लिए, यानी 5000 इम्प्लाई के लिए 5000 इम्प्लाई की एंट्री यहाँ करनी पड़ेगी आईडी के अकॉर्डिंग। 5000 इम्प्लाई की एंट्री करनी पड़ेगी कहाँ पे, दिल्ली के लिए, और सब में क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स। उसी तरह से बॉम्बे में भी 5000 इम्प्लाई वर्किंग है, यहाँ हमने एक इम्प्लाई का लिखा है बॉम्बे का, ठीक, लेकिन बॉम्बे में तो 5000 इम्प्लाई हैं, तो उनका भी क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ सब लिख डालना पड़ेगा कि उसका आईडी क्या है। मान लिया उसका आईडी 105 है, उसका नाम अमन है, उसका एज 30 ईयर्स है, ठीक है, और यहाँ सेल्स लिखना पड़ेगा। फिर इस तरह से तो कितना लिखना पड़ेगा, 5000 सेल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, दो दो बार सेल्स है, तो यहाँ पे 5000 इम्प्लाई की एंट्री करेंगे और सब इम्प्लाई के साथ सेल्स होगा। उसी तरह से बॉम्बे के लिए 5000 इम्प्लाई इंटर करेंगे और
सेल्स 5000 बार लिखना पड़ेगा। उस तरह से कानपुर के लिए 5000 एम्प्लॉय लिखेंगे तो 5000 एम्प्लॉय हैं कानपुर में आईटी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे भी कितनी एंट्री करनी होगी? 5। तो यहाँ पे एक एंट्री है, यानी 4999 एंट्री करनी पड़ेगी। इस तरह से पुणे में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 5000 लोग हैं, तो यहाँ पे भी एक यहाँ एंट्री है और 4999 यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक, तो आप यहाँ पे ध्यान से इस टेबल को देखें तो डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो आईडी है, नेम है, एज है, वो तो सबका अलग अलग होगा, यूनिक होगा। लेकिन डिपार्टमेंट में देखें तो डिपार्टमेंट में अगर 5000 एम्प्लॉय करना है तो 5000 बार सेल्स लिखना पड़ेगा। यानी टेक्निकल टर्म में इसको हम कहते हैं डेटा रेंडेंसी, यानी डेटा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सेल्स 5000 बार लिखना पड़ेगा, आईटी 5000 एम्प्लॉय हैं तो 5000 लिखना पड़ेगा, 10,000 एम्प्लॉय हैं तो 10,000 पे लिखना पड़ेगा। मार्केटिंग 5000 एम्प्लॉय हैं तो 5000 लिखना पड़ेगा, 10,000 एम्प्लॉय हैं तो 10,000 लिखना पड़ेगा। तो ये डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो डिपार्टमेंट कॉलम में क्या हो रहा है, डेटा रिपीट हो रहा है। डेटा रेडिडेंसी एक टर्म होता है डेटाबेस के अंदर, डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, डेटाबेस ये कहता है कि जो चीज़ बार बार आए उसे एक बार लिखिए। यानी डिपार्टमेंट में सेल्स जब 100 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखना हमारा काम हो जाए, यानी डेटा हमारा रिपीट हो रहा है। तो अब इससे नुकसान क्या होने वाला है, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, यानी मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है। यानी ये डिपार्टमेंट में जब कितनी बार लिखेंगे, 5 5 10 5 15 5 20 20,000, यानी 20,000 बार लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो उसमें क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो जाएगा, यानी डेटाबेस टेबल में मेमोरी का फालतू का वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्स को 5 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 5 बार लिखेंगे तो क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। यानी 5 बार लिखने में अगर 1 सेकंड भी लगता है तो 5000 सेकंड लग गया। ठीक है, 20,000 बार लिखेंगे तो 20,000 सेकंड हो गया, उसको घंटे में बदल लीजिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम ये है, अगर आप जनरल वे में लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जो ये टेबल है, डेटाबेस टेबल है, एक नॉर्मल डेटाबेस के अंदर कितना कॉलम आप बना सकते हैं, 1024 कॉलम बना सकते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 5 5 बनाया है, तो 5 की तरह इसी तरह से और हमें कॉलम की ज़रूरत हो तो मैक्सिमम हम कितना बना सकते हैं, 1024 बना सकते हैं। अगर उसके बाद भी हमको ज़रूरत पड़ गया तब क्या करेंगे, तब तो नहीं बन पाएगा, नॉर्मल डेटाबेस में नहीं बन पाता है। ठीक है, स्पेशल कोई है डेटा टाइप तो डेटाबेस है तो बन जाएगा उसमें। लेकिन नॉर्मल जो मैं नॉर्मल डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, उसमें इम्प्लाई के अंदर जो कॉलम है वो 1024 से ज़्यादा नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो ये 4 प्रॉब्लम हो गई अगर डेटा ऐसे रखते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या हो गई कि डेटा रिपीट हो रहा है, ये डिपार्टमेंट में डेटा रिपीट हो रहा है, जो कि रिपीटेशन हमको नहीं चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गया। और तीसरी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। और चौथा क्या होगा कि मैक्सिमम हम 1024 तक ही कॉलम लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। इफ not use the relation in database, then यानी अगर हम डेटाबेस में रिलेशनशिप नहीं यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम जो है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, टाइम कंज्यूमिंग है ये। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तीसरी चीज़ क्या आएगी, इन नॉर्मल
डेटाबेस मैक्स कॉलम मैक्सिमम कॉलम हैव 1 to 4 इतना कॉलम हो सकता है। चौथी प्रॉब्लम क्या आएगी? रिपीटेशन ऑफ डेटा, रिपीटेशन ऑफ डेटा, डेटा का रिपीटेशन होगा जिसको बोलते हैं डेटा रेडेंसी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आएगी अगर हम रिलेशनशिप नहीं यूज करते हैं तो क्या है इसका सलूशन? सलूशन क्या है इसका? हम जो टेबल है उसको डिकम्पोज कर देंगे, दो पार्ट में टेबल को तोड़ देंगे। यानी टेबल को दो पार्ट में तोड़ देंगे। फिगर में देखते हैं जरा, ये है हमारा। यहाँ मैं दोबारा से फिगर बना लेता हूँ। तो हमने एक इम्प्लाइड टेबल बनाई, इम्प्लॉयड टेबल है। इसमें हमने क्या क्या रखा? हमने आईडी रखा, साथ में नेम रखा और एज रखा। तीन कॉलम रखा और जो दो कॉलम है वो अलग कर दिया हमने, ब्रेक डाउन कर दिया। यानी एक और हमने टेबल बना लिया, इसका नाम रखा डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें जो है हमारा कॉलम होगा डिपार्टमेंट और एक कॉलम उनमें रखा लोकेशन। ठीक है, एंट्री कर देते हैं इसमें। इसमें हमारा है 101, नेम था अमित, एज था 55, 102 में था योगी, एज था 45, 103 मोदी, एज था 50 और 104। इसमें था राहुल, एज था हमारा 55। ठीक, इस तरह से डिपार्टमेंट लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट में क्या क्या था? सेल्स था, उसके बाद लोकेशन था हमारा दिल्ली। इस तरह से दूसरा भी क्या था? सेल्स था,
उसके बाद ये था लोकेशन था सेल्स वाला बॉम्बे। नेक्स्ट हमारे पास था आईटी डिपार्टमेंट, ये था कानपुर में लोकेशन था। और एक डिपार्टमेंट था हमारा मार्केटिंग, ये था पुणे में। ठीक है, तो यहाँ पे हर टेबल के अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी की होता है। अगर डेटाबेस आप जानते हैं तो यहाँ पे तो इम्प्लाइड टेबल है, उसमें उसका प्राइमरी की हमारा है, यानी यूनिक की हम देना मैंडेटरी होता है हर टेबल के अंदर, हर डेटाबेस के अंदर। तो ये हो गया प्राइमरी की। इस तरह से अगर हमारा डिपार्टमेंट हमने बनाई है तो इसमें भी अपनी एक प्राइमरी की होगी, उसकी आईडी होगी कुछ न कुछ, जैसे डेटाबेस में हमारे पास रिकॉर्ड आईडी होता है उसी इस तरह से यहाँ पे भी होगी। इसको भी हम क्या कहेंगे, प्राइमरी की। ये हमारी प्राइमरी की होगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 5000 की एंट्री मैंने कर रखी है इसमें, मान के चलिए कि यहाँ पे 5000 तक हमने कर रखा है, डॉट डॉट दे देते हैं यहाँ। ठीक है, इसका काफ़ी लंबा n तक दे देते हैं। ठीक, इसमें एंट्री कर रखी है। और इसके 5000 रिकॉर्ड के लिए कितने 5000 लोग किस किस डिपार्टमेंट में है, सेल्स में होगा कोई, सेल्स डिपार्टमेंट दिल्ली में होगा, कोई सेल्स डिपार्टमेंट बॉम्बे में होगा, कोई आईटी में होगा, कोई मार्केटिंग में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इम्प्लाइड टेबल में देखें तो 20,000 रिकॉर्ड है, लेकिन इस डिपार्टमेंट टेबल में देखें तो कितना रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है। तो अगर डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का कोई न कोई आईडी होगा। जब डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट बनाया गया तो उसका कुछ न कुछ आईडी रखा गया होगा। मान के चलते हैं इसकी आईडी है D101। ठीक है, ये सेल्स डिपार्टमेंट के दिल्ली की आईडी है। यहाँ पे जो सेल्स डिपार्टमेंट है D102, ये सेल्स डिपार्टमेंट बॉम्बे की आईडी है। और यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट कानपुर की आईडी है D103। और पुणे लोकेशन की डिपार्टमेंट आईडी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की आईडी है D104। ठीक है, ये है। अब क्या करना है हमें, जो इम्प्लाइड टेबल है और ये डिपार्टमेंट टेबल है, तो आप इसमें एक टेबल को आप पेरेंट मांगेंगे और एक टेबल को आप चाइल्ड मांगेंगे, यानी रिलेशन बना है तो इन दोनों में से कोई एक पेरेंट होगा और कोई एक चाइल्ड होगा। अब ये कॉमन सेंस से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टेबल पेरेंट होगा और कौन सा टेबल चाइल्ड होगा, इम्प्लाई चाइल्ड होगा या इम्प्लाई पेरेंट होगा, डिपार्टमेंट चाइल्ड होगा या डिपार्टमेंट पेरेंट होगा। यानी इन दोनों के बीच क्या है, रिलेशन बनाना होगा। तो जब रिलेशन आप बनाएंगे तो ये डिसाइड करना पड़ेगा एज ए प्रोग्रामर, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कि कौन टेबल पेरेंट हम मान के चलेंगे और कौन सा टेबल इम्प्लाई मान के चलेंगे। तो जनरल वे में अगर हम देखें तो अगर पेरेंट अवेलेबल है तो ही चाइल्ड होता है, हमारे पापा हैं तभी हम हैं, अगर हमारे पापा ही नहीं होते तो हम नहीं होते। यानी इस टेबल को ध्यान से अगर आप देखें तो अगर डिपार्टमेंट है तभी उसमें इम्प्लाई है, अगर डिपार्टमेंट नहीं होता तो इम्प्लाई नहीं होता। ठीक है, यानी पेरेंट किसको मान सकते हैं हम, डिपार्टमेंट को पेरेंट मान सकते हैं, क्योंकि अगर इम्प्लाई कहाँ काम करेगा, जब तक इम्प्लाई का डिपार्टमेंट नहीं होगा तब तक इम्प्लाई को ज्वाइन ही नहीं कराया जाएगा। हर इम्प्लाई किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करता है। तो डिपार्टमेंट है तो इम्प्लाई है, अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो इम्प्लाई नहीं है। यानी डिपार्टमेंट टेबल क्या हो गया हमारा, पेरेंट हो गया इस एग्जाम्पल में। ठीक है, उसी तरह से ये इम्प्लाइड टेबल क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। ये आपको सोचना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है।
एक छोटा सा रूल है, आप समझ सकते हैं क्या, कि सिंपल वे में अगर आपको डिसाइड करना है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, आप देख लीजिए कि किसमें रिकॉर्ड ज़्यादा है। जिसमें रिकॉर्ड ज़्यादा होगा उसको हम चाइल्ड मान सकते हैं। 99% केस में ऐसा ही होगा, यानी इम्प्लाई ज़्यादा होंगे और डिपार्टमेंट कम होगा। तो इम्प्लाई ज़्यादा होंगे तो जिसमें रिकॉर्ड ज़्यादा, इम्प्लाई में रिकॉर्ड ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ इम्प्लाई बहुत सारे होंगे, तो उसको हम चाइल्ड मान लेंगे। डिपार्टमेंट कम है तो डिपार्टमेंट क्या हो गया, पेरेंट हो गया। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट भी होते हैं और जो अलग अलग डिपार्टमेंट भी होती है, साइंस डिपार्टमेंट होता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, होता है। तो अगर स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की बात करें तो स्टूडेंट ज़्यादा होंगे और डिपार्टमेंट क्या होगा, डिपार्टमेंट कम होगा। तो डिपार्टमेंट कम होगा तो डिपार्टमेंट क्या हो गया, पेरेंट हो गया, और स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। इस तरह से हमारे और आपके बीच की बात किया जाए, मैं एक ट्रेनर हूँ और आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इसमें कौन पेरेंट होगा और कौन चाइल्ड होगा, ट्रेनर एक है, ठीक है, और जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेनर क्या हो गया, पेरेंट हो गया। स्टूडेंट क्या हुआ, चाइल्ड हो गया, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा हैं और ट्रेनर एक, ट्रेनर ही नहीं रहेगा तो स्टूडेंट का कोई मतलब ही नहीं है। यानी ट्रेनर एक होगा तो उसके अगेंस्ट जो स्टूडेंट होंगे वो बहुत सारे होंगे। तो इस तरह से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि पेरेंट कौन होगा और चाइल्ड कौन होगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़, आपको सेल्सफोर्स के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा कि पेरेंट आप किसको बनाएंगे, चाइल्ड किसको बनाएंगे। मैंने बता दिया, कॉमन सेंस लगा लीजिए, या फिर एक रोल मैंने ये बताया आपको कि जो जिसमें रिकॉर्ड कम हो उसको पेरेंट मान लीजिए, जिसमें रिकॉर्ड ज़्यादा हो उसको चाइल्ड मान लीजिए। तो हमारे केस में इम्प्लाई में रिकॉर्ड ज़्यादा हैं तो इम्प्लाई क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट कम है, 4 ही डिपार्टमेंट है, इम्प्लाई 20,000 हैं, तो डिपार्टमेंट क्या हो गया, पेरेंट हो गया, और इम्प्लाई क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। तो अब इन दोनों के बीच रिलेशन बनाना है। जब रिलेशन बनाना है तो जो चाइल्ड का जो यूनिक की होता है, यानी प्राइमरी की होता है, उसको हम मैप करते हैं, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम रिलेशन किसके साथ बनाते हैं, चाइल्ड के साथ बनाते हैं। यानी पेरेंट की प्राइमरी की को किसके अंदर ले जाते हैं, चाइल्ड के अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का जो आईडी है वो डिपार्टमेंट टेबल के लिए क्या है, प्राइमरी की है, ठीक। तो इस प्राइमरी की को हमको किस टेबल के साथ लिंक करना है, यानी ये पेरेंट है, डिपार्टमेंट क्या है, पेरेंट है, तो पेरेंट का अपना एक आईडी है, रिकॉर्ड का आईडी है। तो इस आईडी को हम किसके साथ मैप करेंगे, चाइल्ड के साथ मैप करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना देता हूँ, और इसका कॉलम का नाम दे देता हूँ मैं डिपार्टमेंट आईडी, DEPT, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक। अब डिपार्टमेंट आईडी हो गया, तो अब इसका मान के चलते हैं अमित जो है दिल्ली में रहता था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट का है। तो इसमें जब मैप होगा तो ये जो डिपार्टमेंट टेबल का आईडी की वैल्यू है D101, वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, अमित के सामने आ जाएगी। इस तरह से बॉम्बे योगी बॉम्बे में काम करता है, उसका सेल्स में डिपार्टमेंट बॉम्बे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D102। इस तरह से ये थर्ड में क्या आ जाएगा, D103। यहाँ पे क्या आ जाएगा, D104। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डेटा जो है, जो रिपीट हो रहा था अब रिपीट नहीं होगा। डेटा जो रिपीट हो रहा है, सेल्स बार पे लिख रहे हैं, उसका क्या आपने दे दिया, कोड दे दिया। 5,000 हो या 50,000 हो या 1,00,000 हो, हमेशा क्या डालना है, आपको डिपार्टमेंट आईडी डालना है। ये बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल्स दिल्ली, सेल्स बॉम्बे, IT
कानपुर, मार्केटिंग ये। तो अब क्या हो गया, इन दोनों के बीच यानी इसके और इसके बीच, इसके और यानी पेरेंट चाइल्ड और पेरेंट के प्राइमरी के बीच एक रिलेशन बना। इस रिलेशन को यानी ये जो है, ये जो डिपार्टमेंट है उसको हम बोलेंगे फॉरेन की। फॉरेन की यानी पेरेंट की प्राइमरी की को चाइल्ड में हम जब डालते हैं तो यही की, ये जो आईडी है, नाम सेम भी रख सकते हैं आप, डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो ये जो प्राइमरी की है, ये जो है इम्प्लाइड टेबल के लिए या कहें चाइल्ड टेबल के लिए क्या है, फॉरेन की है। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच अगर आपको कोई रिलेशन निकालना है तो इसका मतलब है कि अगर कहा जाए एम्प्लॉय का 101 रिकॉर्ड, तो इसका मतलब 101 का मतलब है कि 101 का नाम अमित है, वो एज 45 है, डिपार्टमेंट आईडी ये है। डिपार्टमेंट आईडी का मतलब है डेटा निकल के जब हमें दिखेगा, स्क्रीन पे आएगा, यूआई पे आएगा, तो क्या लिख के आएगा, आईडी अपने आप मैप हो जाएगी और सेल्स और दिल्ली लिख के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, दो टेबल के बीच हमने रिलेशन इस्टेब्लिश करी यूजिंग फॉरेन की। और ये जो सेल्स फोर्स में ये रिलेशन बनेगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या हो गया, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा, दोनों टेबल के बीच। ठीक, और इसी रिलेशनशिप को के टाइप बताए गए हैं आपको, जो जो 6 टाइप हैं वो इसी रिलेशनशिप के बारे में है। ठीक है, तो ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिलेशनशिप। तो ये हो गया आपका, अगर ये रिलेशनशिप हम नहीं बनाते या सेल्स फोर्स हमको नहीं देता तो डेटा नॉर्मलाइज नहीं होता। यानी यहाँ पे डेटा क्या होता, डिपार्टमेंट में डेटा क्या होता, रिपीट होता, मल्टीपल टाइम आता। दूसरी क्या प्रॉब्लम होती, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती कि 1024 से अगर ज़्यादा कॉलम हो जाता तो एक टेबल में वो रखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, एक टेबल में आप कॉलम 1024 से ज़्यादा नहीं बना पाते, तो फिर क्या करना पड़ता, 2 टेबल बनाना पड़ता। तो बेटर वे क्या है, ठीक, फास्ट एक्सेसिंग के लिए, यानी छोटा छोटा जब टेबल होगा, नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे, दोनों अलग अलग बना दिया। ठीक, तो क्या होगा, रिलेशन जब बन के डेटा निकल के आ जाएगा और फास्ट डेटा निकल के आएगा। ठीक है, तो ये अगर डेटाबेस में ये सारी चीज़ें हैं, दिया हुआ है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था, ये जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेशन के बेस पे है। ठीक है, तो यही रिलेशन, हमें जो रिलेशनशिप हमने बताया आपको, ये डेटाबेस में हर टेबल के अंदर होता है और सेल्स फोर्स ने भी इसको बना के दिया है, जो हमें यूज करना है। जो हमारे 6 टाइप हैं, लुकअप रिलेशन है, मास्टर डिटेल रिलेशन है, 1 to 1 है, मेनी टू मेनी है। यही हमें रिलेशन पढ़ना है और इसी पे क्वेश्चंस वो राइज करते हैं। ठीक, और एप्लीकेशन भी इसी से यूज होता है। और डेटा हमारा क्या होता है, नॉर्मलाइज होता है, डेटा रिपीट। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि डेटा रिपीट नहीं हुआ, फास्ट एक्सेसिंग हो गया, रिपीटेशन हमारी ख़त्म हो गई। यानी हमारा टेबल क्या हो गया, डेटाबेस में नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मल वे में हो गया, डेटा रिपीट नहीं हो रहा, डेटा यूनिक है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज करते हैं, क्या फ़ायदा है उससे। इसीलिए हर टेबल के अंदर, हर डेटाबेस के अंदर, हर टेक्नोलॉजी के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता ही होता है, नाम अलग अलग हो सकता है। तो सेल्स फोर्स में इसको ज्वाइन नहीं कहते हैं, सेल्स फोर्स को इसको कहते हैं रिलेशनशिप, जबकि डेटाबेस में इस चीज़ को कहते हैं 2 टेबल या 2 से ज़्यादा टेबल को आपस में ज्वाइन करना। तो ज्वाइन के जगह पे सेम चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, रिलेशनशिप।
तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास का मतलब है कल हम देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे जो 6 रिलेशन है, एक एक करके वो समझेंगे, उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक, नेक्स्ट क्लास में। तो जी सर। आज के लिए फिर इतना रखते हैं।